दोस्तों, बरखा अपने पूरे परिवार के साथ अपने पिता माँ के साथ कानपुर से लखनऊ जा रही होती है। पूरा परिवार राजधानी एक्सप्रेस में अपने सफर की ओर निकल पड़ा था। रात का 1 से 2 बजता है। बरखा जिसे नींद नहीं आ रही होती है, वो सोने की कोशिश करती है। तभी बरखा के पिता कुमार जायसवाल बरखा के ऊपर वाले सीट पर आ जाते हैं। बरखा कहती है कि क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही? कुमार जायसवाल कहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि अगर ऊपर वाली सीट पर सोएंगे तो मच्छर हमें कम लगेगा। अब जैसे ही बरखा ये सुनती है तो थोड़ा खिसक जाती है। इसके बाद रात का 2 बज जाता है, लेकिन ना तो बरखा को नींद आ रही होती, ना ही कुमार जायसवाल को नींद आ रही होती है। तभी बरखा के पिता कुमार जायसवाल बरखा की चादर खींच करके ओढ़ लेते हैं। बरखा कहती है कि मैं आपके लिए दूसरी चादर निकाल दे रही हूँ, लेकिन बरखा के पापा जायसवाल कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, एक चादर से ही काम चल जाएगा। इसके बाद पिता और बेटी एक ही चादर में ऊपर वाले सीट पर सोए रहते हैं। अब 3 साढ़े 3 बज जाता है, सुबह होने वाली रहती है, लेकिन तभी कुमार जायसवाल कुछ ऐसा करते हैं कि बरखा, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। शुरू शुरू में तो उसे थोड़ा असहज महसूस होता है, लेकिन बाद में उसे अच्छा लगने लगता है। और फिर उस चादर के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। इधर कुमार जायसवाल अपनी बेटी बरखा के साथ वो सब कुछ कर रहे होते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से सफर की ओर आगे बढ़ रही होती है। अब ऐसी सुबह हो जाती है, लेकिन कुमार जायसवाल और बरखा दोनों एक दूसरे के साथ ये सब कुछ करते रहते हैं। अब जैसी सुबह होती है, पत्नी की नज़र पड़ती है तो पत्नी के होश उड़ जाते। पत्नी देखती है कि उनके पति और बेटी एक ही चादर में सो रहे हैं। इसके बाद वो तुरंत अपने पति को जगाती और कहती है कि देखिए जी, बेटी बड़ी हो चुकी है, ऐसे में आपको अब बेटी के साथ नहीं रहना चाहिए और आप तो एक ही चादर ओढ़ करके सो गए, ये सही नहीं। अब जैसे कुमार जायसवाल अपनी धर्मपत्नी की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे हमारी बरखा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो हमारे लिए तो रहेगी गुड़िया ही। अब जब पत्नी ये सुनती है तो उन्हें थोड़ा चैन मिलता है, सुकून पड़ता है। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि उनके पति आखिर उनकी बेटी के साथ ऊपर वाली सीट पर क्या कर रहे थे। वो इन सब चीज़ों से अनजान रहते हैं। अब पूरा परिवार लखनऊ पहुंच जाता है। लखनऊ में एक गांव लगता है सीतापुर। पूरा परिवार शादी समारोह में जाता है। भव्य स्वागत होता है परिवार का, क्योंकि कुमार जायसवाल जिनके बड़े भाई लखनऊ के गांव सीतापुर में रह रहे होते हैं। ऐसे में जब वो अपने छोटे भैया को देखते तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पूरा परिवार शादी समारोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुमार जायसवाल अब जिनके मन में बरखा को लेकर के गलत विचार आने लगते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करें। इसलिए जब पूरा परिवार शादी समारोह में यानी कि बारातियों के स्वागत में लगा रहता है, तब वो बरखा को फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि वो घर के पीछे वाले हिस्से में उसे बुला रहे हैं। बरखा कहती है कि पापा, यहाँ पर हम बाराती के स्वागत में खड़े हुए हैं, आप आखिर हमें क्यों बुला रहे हैं? कुमार जायसवाल अपनी बेटी से बहाना करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, उसे तुम अपने पास रख लो वरना हमसे गायब हो जाएगा। जब बेटी ये सुनती है तो वो पीछे वाले घर में चली जाती है। अब जैसे वो पीछे वाले घर में जाती है तो कुमार जायसवाल अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेते हैं। बेटी शुरू शुरू में तो थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन इसके बाद जब कुमार जायसवाल ये देखते हैं कि बेटी उनका विरोध नहीं कर रही बल्कि उसे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो फिर वो अपनी सारी हदों को पार कर देते हैं और फिर वही सब कुछ उन दोनों के बीच होता है जो कि ट्रेन के बोगी नंबर 132 में ऊपर वाली सीट पर हो रहा होता है। अभी वो दोनों एक दूसरे से अपना मन भरी रहे होते हैं, तभी कुमार जायसवाल की धर्मपत्नी वहां आ जाती हैं। अब जैसे वो अपने पति और अपनी बेटी को ऐसी अवस्था में देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन शादी समारोह का घर रहता है, पति और बेटी को बहुत ज़्यादा डांट डपट करती हैं। इधर बेटी अपने माँ से माफ़ी मांगती है, पति भी बहुत शर्मिंदा होता है। अब किसी तरीके से शादी समारोह संपन्न होता है। इसके बाद पूरा परिवार लखनऊ के गाँव सीतापुर से कानपुर के लिए यानी कि अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अब जैसे ही वो लोग कानपुर उतरते हैं
तो पत्नी अपने पति और अपने बेटी को बिना साथ ले ही वो अपने घर की ओर तेजी से कदमों को बढ़ाए हुए चली जा रही होती हैं। अब वो जैसे ही घर पहुंचती हैं तो घर में रोना पिटना मच जाता है। जब वो शांति देवी को ऐसी हालत में देखते हैं तो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शांति देवी एक नहीं सुनती हैं और वो कई दिनों तक अपना तो अपने पति से ही बात करती हैं और ना ही बेटी से बात करती हैं। अब इधर कुमार जायसवाल लगातार बरखा के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। पत्नी शांति देवी के कानों में आवाज जाती है, लेकिन शांति को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अब ऐसे समय बीत रहा होता है, तभी शांति देवी जो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती हैं, तभी शांति देवी जिनकी अचानक मौत हो जाती है। इधर शांति देवी के परिवार वाले यानी कि उनके मायके वाले उन्हें फोन लगा रहे होते तो वो फोन नहीं उठाती हैं। बरखा को फोन लगाते हैं तो कभी कुमार जायसवाल को फोन लगाते हैं, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता है। इसलिए शांति देवी के मायके वाले शांति देवी के ससुराल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो ससुराल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी शांति जिसका देहांत हो गया। अब जैसे ही परिवार को ये पता चलता है तो परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर शांति देवी की अचानक मौत कैसे हो गई, आखिर शांति देवी अचानक इस दुनिया को छोड़ करके कैसे चली गई। वो बरखा से पूछताछ करते हैं, कुमार जायसवाल से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो दोनों आनाकानी कर रहे होते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं मायके वालों को शंका होती है। मायके वाले थाने जाते हैं, FIR लिखवाते हैं। जैसे पुलिस आती है पूछताछ करने के लिए तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। अब पुलिस की जो शंका रहती है वो यकीन में बदल जाती है। इधर परिवार का रो रो करके बुरा हाल रहता है कि हो ना हो जायसवाल ने और उसकी बेटी बरखा ने कुछ शांति देवी के साथ किया होगा। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन कहीं भी ना तो बरखा मिल रही होती और ना ही कुमार जायसवाल मिल रहे होते हैं। उन दोनों के नंबर पर फोन लगाया जाता है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ होता है, नॉट रीचेबल होता है। पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है तो किसी तरीके से लोकेशन मिलता है, लेकिन जब पुलिस मोबाइल तक पहुंचती है तो पता चलता है कि मोबाइल तो एक नहर के किनारे पड़ा हुआ है। कुमार जायसवाल और बरखा का मोबाइल एक नहर के पास मिलता है। पुलिस मोबाइल लेकर के आती है, खंगालती है, जांच पड़ताल अपनी पूरे तरीके से कर रही होती है, लेकिन आज 2 से 2.5 साल होने को आया, ना तो बरखा का कुछ पता है और ना ही उसके पिता कुमार जायसवाल का कुछ भी पता है। अब पुलिस ये केस बंद कर चुकी है क्योंकि पुलिस को नहीं पता कि आखिर जायसवाल कुमार कहाँ है और उसकी बेटी बरखा कहाँ है। इधर मायके वाले लगातार पुलिस वालों पर दबाव बना रहे हैं कि वो फाइल दोबारा से खोलें, फिर से जाँच पड़ताल शुरू करें। अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर CBI को पूरा मामला सौंप दे, लेकिन पुलिस वाले जो आनाकानी कर रहे हैं। परिवार के बहुत दबाव पर पुलिस वाले फाइल को दोबारा खोलते हैं। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है। तो पुलिस जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि पुलिस देखती है बरखा जिसकी शादी हो चुकी है, बरखा का अपना परिवार है, वो अपने पति के साथ खुश है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कुमार जायसवाल कहाँ हैं, उनके बारे में तुम्हें क्या पता है। बरखा रोते हुए कहती है कि हमारे पिता कुमार जायसवाल हमारे साथ माँ के देहांत के बाद पूरे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद हमारे पिता का देहांत हो जाता है। हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसी फैक्ट्री में रहने वाले मनोज नाम के एक लड़की से शादी कर लेते। अब हमारा एक हंसता खेलता परिवार है, इसलिए हम आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग हमसे और हमारे परिवार से दूर रहिए। जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी सच्चाई थी, हमने वो आपको बता दी। रही हमारे माता जी की बात, तो इसमें ना तो हमारे पिता का ही कोई दोष है और ना ही हमारा। हमारी माता जो कि हार्ट पेशेंट रहती हैं, ऐसे में अचानक उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनका देहांत हो जाता है। जब पुलिस वाले और मायके वाले ये बात सुनते हैं तो वो आशीर्वाद दे करके बरखा को वहाँ से चले आते हैं। अब बरखा हंसी खुशी अपने पति और परिवार के साथ रह रही है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप लोग इस प्रकार की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।